हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का आज हमारा ये 9th लेक्चर है। इससे पहले हम 8 लेक्चर्स में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सांविधिक पेशेवर परिषदों के बारे में देख चुके हैं। इससे पहले हमने विनियमन आधारित संस्थाओं में नियामक निकाय देखे थे। अब ये हमारे सांविधिक पेशेवर परिषद चल रहा है। इसमें हम शुरू के 7 संस्थान, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये भी देख चुके हैं। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, दूरस्थ शिक्षा परिषद देख चुके हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देख चुके हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, ये सब हम 7th पॉइंट इंस्टीट्यूशंस देख चुके हैं। आज से हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय औषध परिषद, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, भारतीय नर्सिंग परिषद, आज हम इन 2 संस्थानों को कवर करेंगे और बाकी की ये 3 संस्थान हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो फिर हमारा ये सांविधिक पेशेवर परिषदें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तीसरे टाइप की जो संस्थाएं हैं मान्यता प्रदान करने वाली, सिर्फ वो रह जाएंगी। तो चलिए अपने टॉपिक को की तरफ बढ़ते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय औषध परिषद, भारत में स्नातक स्तर की औषध शिक्षा और पेशे को पीसीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विनियमित किया जाता है। ये फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों द्वारा शासित एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानूनी निकाय है। फार्मेसी अधिनियम की धारा 3 के तहत 9 अगस्त 1949 को पीसीआई का गठन किया गया था। इसका गठन 9 अगस्त 1949 को किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव फार्मेसी अधिनियम के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से देश में फार्मेसी शिक्षा का विनियमन करना, रेगुलेशन करना, पेशे और अभ्यास का फार्मेसी के पेशे और अभ्यास का विनियमन करना, यानी कि प्रैक्टिस का भी ये रेगुलेशन करता है। कर्तव्य तथा दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इसके एक्टिविटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? फार्मासिस्ट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शिक्षा का मानक तय करना, फार्मेसी अधिनियम की धारा 10 के तहत ये मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स को तय करता है। फार्मेसी में शिक्षा प्रदान करने के लिए पीसीआई की मंजूरी लेने वाली संस्थाओं द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को निर्धारित करते हुए शिक्षा विनियमों का निर्धारण करना, फार्मेसी अधिनियम की धारा 10 के तहत ये कार्य भी फार्मेसी अधिनियम की धारा 10 के तहत किया जाता है। देश से बाहर शैक्षिक मानकों का एक रूप कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, फार्मेसी अधिनियम की धारा 10 के तहत फार्मेसी संस्थानों का निरीक्षण, निर्धारित मानदंडों की उपलब्धता को सत्यापित करने के लिए फार्मेसी अधिनियम के तहत अनुमोदन की मांग करना, ये फार्मेसी अधिनियम की धारा 16 के तहत फार्मेसी काउंसिल द्वारा किया जाता है। फार्मासिस्ट के लिए अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रम को मंजूरी देना, अर्थात फार्मेसी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्वीकृति प्रदान करना, यानी कि यहाँ से रिकॉग्निशन मिलता है फार्मेसी कॉलेजेस को, फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 के तहत। यदि अध्ययन का अनुमोदित पाठ्यक्रम या अनुमोदित परीक्षा पीसीआई द्वारा निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप नहीं है तो ऐसी संस्थानों से अनुमोदन वापस लेना, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, यानी कि इनकी रिकॉग्निशन कैंसिल कर देना भी फार्मेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत फार्मेसी काउंसिल द्वारा किया जा सकता है। देश की क्षेत्रीय सीमा से बाहर दी गई योग्यता को मंजूरी देना, जिसमें फार्मेसी अधिनियम का विस्तार है, यानी विदेशी योग्यता का अनुमोदन करना, यानी इस फार्मेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विदेशी योग्यता को भी वैलिड या इनवैलिड करार दे सकता है। फार्मासिस्टों के केंद्रीय रजिस्टर को बनाए रखना, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन करना भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्य है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, भारतीय नर्सिंग परिषद, ये छोटा सा टॉपिक है, 2 स्लाइड्स में कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय नर्सिंग परिषद भारत में नर्सों और नर्स शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नियामक संस्था है। ये भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ये सोशल एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वेलफेयर के तहत एक ये ऑटोनोमस बॉडी है, जिसे भारतीय संसद द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम की धारा 1947 की धारा 3(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नर्सिंग काउंसिल सोशल एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ना कि मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत ये नहीं आती है, ना ही हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत। 1947 से भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम में न्यूनतम संशोधन हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई विसंगतियाँ हुई, जिन्होंने भारत में पंजीकृत नर्सों, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में अभ्यास करने वाले नर्सों के मनोबल को प्रभावित किया।
अधिनियम का अंतिम संशोधन 2006 में हुआ था। मूल अधिनियम के अनुसार परिषद का कार्य नर्सिंग शिक्षा में एकरूपता प्रदान करना है, यानी कि इस अधिनियम का जो मेन उद्देश्य है या इसका कार्य है वो यूनिफॉर्मिटी लाना है, नर्सिंग की एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी लाना है। भारतीय नर्सिंग परिषद के कार्य: भारत में नर्सिंग योग्यता को मान्यता प्रदान करना, किसी भी नर्सिंग योग्यता प्रदान करना, सामान्य नर्सिंग, दाई का काम या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग में योग्यता प्राप्त करना। भारतीय नर्सिंग परिषद के पास अध्ययन और प्रशिक्षण परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के रूप में जानकारी प्राप्त करने की शक्तियाँ हैं। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त योग्यता या मान्यता प्राप्त उच्च योग्यता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त किसी संस्थान का निरीक्षण करना और परीक्षाओं में भाग लेना शामिल है। मान्यता वापस लेना, ये रिकॉग्निशन को कैंसिल भी कर सकता है। परिषद मान्यता प्राप्त संस्था की नर्सों, दाइयों या स्वास्थ्य आगंतुकों या जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं के प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था की मान्यता वापस ले सकती है अगर परिषद शर्तों को पूरा नहीं करती है। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, इसमें 2 ही टॉपिक्स थे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। कल के लेक्चर में हम बची हुई 3 काउंसिल्स को देखेंगे। जो हमारे 3 काउंसिल जो रह गए हैं, डेंटिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, और आपका तीसरा सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद। तो यह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।